मैं हूँ अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 145 एवं 146। नहीं, छोड़ो हमें। तुम्हें तुम्हें तो हर हाल में नहीं छोड़ूंगा मैं। उस नीरज सक्सेना को बहुत गुमान है न खुद पर, और अब तुम्हें रौंद कर उसका सारा गुमान तोड़ूंगा। देवेश फिर से उसका हाथ पकड़कर एक झटका देता है। वो लहराते हुए बेड पर जाकर गिर पड़ती है। देवेश अगले ही पल उसकी साड़ी को पकड़कर खींच लेता है। उसकी साड़ी खुलकर देवेश के हाथों में आ जाती है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट के बाहर आते ही नीरज को एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। जो एहसास इस शहर के हवा में है वो कहीं भी नहीं थी। ये दिल्ली शहर, यही तो उसका बचपन बीता था, यही उसने जवानी जिया था। और ये दिल वालों का शहर है। जो यहाँ पर रहता है उसको सुकून यहीं पर आकर मिलता है। नीरज एक गहरी सांस लेता है। बेंगलुरु में काम जल्दी ख़त्म हो गया था और धानी की याद अब उसे जीने नहीं दे रही थी। अब उसे धानी को देखे बिना नींद तक नहीं आ रही थी। इसलिए जैसे ही काम ख़त्म होता है शाम को ही निकल जाता है। मेरे पीछे कहाँ आ रहे हो? नकुल को अपने पीछे आते हुए देखकर टोकता है। तो सर मैं कहाँ जाऊँ? क्यों? दिल्ली के सारे होटल बंद पड़ गए? नहीं सर। तो फिर जाओ किसी में स्टे करो। बीवी नहीं हो तुम मेरे जो हर जगह तुम्हें लेकर डोलता फिरूं। सॉरी सर। नकुल एक कैब लेते हुए होटल के लिए निकल जाता है और नीरज सक्सेना मेंशन के लिए। अब इस शहर से मुझे बाहर नहीं जाना है। अब इस शहर पर मेरा राज होगा। नीरज मन ही मन अपने सोच पर खुश हो रहा था। इस बार वो सारी तैयारी करके आया था। आधे घंटे बाद उसका कैब अपने घर के बाहर लगता है। नीरज ऑनलाइन पेमेंट करके अंदर बढ़ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उसका दरवाज़ा खोल देते हैं। अंदर मेन गेट पर खड़े होकर डोरबेल बजा देता है, लेकिन घर का दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था। इधर खुद की हालत देखकर धानी अवाक रह जाती है। खुद को कैसे छुपाए, कहाँ छुपाए उसे समझ नहीं आ रहा था। सामने खड़ा इंसान राक्षस की तरह उसे घूर रहा था। हाय, ये कोमल सा बदन मुझे पागल कर देगा। देवेश उसके साड़ी को अपने हाथ में लपेटते हुए साड़ी की खुशबू लेते हुए बोलता है। धानी नाव में सर हिलाते हुए पीछे खिसकती है। देवेश अगले ही पल बेड पर आ जाता है। धानी की नज़र टेबल पर रखे हुए बांस पर जाती है। एक नज़र को देवेश को देखती है और फ्लावर पॉट उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन इस बार देवेश उसका मंसूबा समझ चुका था। झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। अच्छा, तो इस बार भी मेरा सर फोड़ने का इरादा है? लेकिन मैं एक गलती दोहराता नहीं हूँ। बहुत हाथ चल रहे हैं ना तुम्हारे, अभी बताता हूँ। तभी डोरबेल की आवाज़ दोनों के कान में सुनाई देती है। दोनों बुरी तरह से चौंक पड़ते हैं। लगातार बिना रुके डोरबेल बजे जा रही थी। गेट ना खुलते हुए देखकर नीरज बुरी तरह से बुखला जाता है। घंटी का बटन दबाते हुए ही शरद को फ़ोन मिला देता है। हेलो। हाँ भाई, आज इतनी जल्दी कैसे फ़ोन कर लिया? कहाँ हो तुम? क्या हुआ भाई? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हो तुम? भाई हम लोग तो बाहर आए हुए हैं। घर पर कोई नहीं है क्या? हाँ भाभी है। तो फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है? लगता है गहरी नींद में सो गई होगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, दूसरी चाबी कहाँ पर है? क्या? मैं पूछ रहा हूँ दूसरी चाबी कहाँ पर है? आप आप दिल्ली में हैं? हाँ, ज़्यादा आश्चर्य मत हो, पता दूसरी चाबी कहाँ पर है। पोर्च एरिया की अलमारी में होगी। ठीक है। नीरज फ़ोन काट कर जेब में रखते हुए पोर्च एरिया की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पर गाड़ी की पार्किंग होती थी। वहीं पर मेन गेट की इमरजेंसी चाबी भी रखी जाती थी। नीरज अलमारी में से चाबी निकालकर बाहर की तरफ जा रहा था।
लेकिन उसकी नज़र एक अनजान गाड़ी पर चली जाती है तो उसके कदम रुक जाते हैं। एक स्विफ्ट डिज़ायर लगी हुई थी जो इन महंगी गाड़ियों में से दूर से ही झलक रहा था। ये किसकी कार है? इस मॉडल का तो एक भी कार ही नहीं है घर में। नीरज वापस सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंच जाता है। कोई घर के अंदर आया है क्या? जी सर, छोटी मैडम के होने वाले हस्बैंड थोड़ी देर पहले अंदर गए हैं। और तुम लोग यहाँ मुखदर्शक की तरह खड़े हो? नीरज दौड़ते हुए दरवाजे के पास पहुंचता है। धानी का गेट ना खोलना उसके दिमाग को हिलाकर रख दिया था। यहाँ के कमरे में आवाज़ आसानी से जाती थी, बस अंदर की आवाज़ बाहर नहीं आती थी। इधर डोरबेल की आवाज़ सुनकर देवेश चौंक कर दरवाजे की तरफ देखता है और फिर कमरे की बालकनी की तरफ देखता है जो कि बाहर की तरफ खुली हुई थी। धानी की तरफ देखता है जो उसके नीचे छटपटा रही थी। नहीं, वो इतना आगे बढ़कर पीछे नहीं हट सकता है। झट से हाथ में पड़े हुए साड़ी से धानी के दोनों हाथों को बांधकर पीछे कर देता है। बस भाभी जी, अब सब कुछ बिना कुछ किए हुए ही करना होगा, जल्दबाजी में करना होगा। मैं मज़ा नहीं ले पाया, लेकिन आपकी किस्मत ठीक है। चलिए। नहीं, देवेश उसका मुंह दबा देता है और अपने जेब में से रुमाल निकालते हुए उसके मुंह में बांध देता है ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना निकल सके। अब किसी घर वाले को भनक तक नहीं लगेगी कि उसे लग रहा था कि घर वाले आए हैं, जो शायद धानी के कमरे की तरफ आते हैं। कुछ पल बाद डोरबेल बजनी बंद हो गई थी। उसे लगा था सबने दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोल लिया है और सब अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए होंगे। देवेश धानी के पूरे शरीर को भरपूर नज़र से देखता है। कमर पर जाकर उसकी नज़र अटक जाती है। हाय, यही कमर मेरी जान लेती थी। शुरुआत तो यहीं से करना बनता है। देवेश होठ से उसके कमर को चूमते हुए बोलता है। धानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। गर्म लावा आंखों से फूट पड़ता है। इस कमर के नीचे तो धड़ाक का आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। धानी अपनी आंखें खोलती है। देवेश भी झटके से पीछे देखता है। नीरज बिना पलक झपकाए दोनों को देख रहा था। धानी एक नज़र उसे देखती है और अपना मुंह फेर लेती है। देवेश उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कदम उठाए। वो तेजी से बालकनी की तरफ लपकता है भागने के लिए, लेकिन अगले ही पल उसका गर्दन नीरज के हाथों में होता है और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर आता है। साथ ही साथ कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर देता है। देवेश ने पैर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। इस वजह से वो ऑटोमेटिक लॉक हो गया था, जिसे नीरज ने बड़ी आसानी से पासवर्ड डालकर खोल दिया था। नीरज उसे सीढ़ी के पास ले जाकर सीधे धक्का दे देता है। साथ ही साथ तेजी से नीचे उतर भी रहा था। देवेश के नीचे पहुंचने से पहले ही वो नीचे पहुंच जाता है। फिर से उसके बालों को पकड़ते हुए फर्स्ट फ्लोर के सीढ़ी पर लाता है और फिर से उसे धक्का देते हुए छोड़ देता है। देवेश लुढ़कते हुए नीचे जा रहा था और साथ ही साथ वो भी तेजी से नीचे उतर रहा था। इस बार भी उसके पहुंचने से पहले ही वो पहुंच जाता है। जानता है तूने किस पर हाथ डाला है? नहीं जानता है, तभी तो ये काम किया है। अभी बताता हूँ किस पर तूने हाथ डाला है। नीरज उसका हाथ पीठी से लगाते हुए घुमा देता है। आह! देवेश की चीख पूरे सक्सेना मेंशन में गूंज उठती है। तूने उससे हाथ लगाया है जिसे हाथ लगाने से पहले मैं 2 बार सोचता हूँ। तो फिर तूने क्यों नहीं सोचा एक बार भी? नीरज उसके दूसरे हाथ को पकड़कर पीठ से लगाते हुए तेजी से मरोड़ देता है। फिर से उसकी दर्दनाक भरी चीख पूरे सक्सेना हाउस में गूंज उठती है। मेरी वाइफ है वो, जिस पर आंख उठाने का भी मैं आंख निकाल लेता हूँ। लेकिन तुमने? नीरज सोफे के सामने सजे हुए टेबल पर से शीशे को उठाता है और उसके सर पर पटक देता है।
आह! देवेश एक बार आह बोलता है और बेहोश हो जाता है। सर से खून की नदियां बहने लगी थी। कांच उसके सर में कांच से उसका सर फट चुका था। तूने तूने मेरे बीबी को हाथ लगाया ना, उस पर अपनी गंदी नीयत डाली ना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं जान से मार दूंगा। नीरज उसके ऊपर बैठते हुए देवेश का चेहरे पर मुक्का का बरसात किए जा रहा था, बिना रुके उसे मारे जा रहा था। आंखें गुस्से से हद तक लाल हो गई थी। एक पल के लिए देखकर कोई भी घबरा जाए। भाई! पूरा परिवार अभी अभी घर पहुंचा था, दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। नीरज को इस तरह से मारते हुए देखकर सब घबरा जाते हैं। भाई भाई भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? देवेश का चेहरा नीरज ने इस तरह से बिगाड़ दिया था कि उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। भाई, किसे मार रहे हैं आप? मर जाएगा ये, छोड़िए। हाँ तो मारने के लिए तो मार रहा हूँ, हटो। भाई कौन है ये, आप क्यों मार रहे हैं? तुम्हारा होने वाला जीजा। रिया गौर से देवेश का चेहरा देखती है तो पहचानती है। देवेश? वो देवेश की तरफ दौड़ती है। भाई भाई भाई, ये अब क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, इसे, मर जाएगा। हाँ तो मैं मार रहा हूँ इसे। लेकिन क्यों? इसने धानी पर गंदी नजर डाली है। सब हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। आराधना की नजर घुमाती तो धानी कहीं नजर नहीं आ रही थी। धानी? आप शादी नहीं तोड़ पाए तो ऐसे मार रहे हैं इसे, इस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। भाई आप ऐसे कैसे? एक झन्नातेदार तमाचा रिया के गाल पर लगता है। रिया अपने गाल पर हाथ रख लेती है। पहली बार उसे किसी ने थप्पड़ मारा था और वो कोई नहीं, नीरज ही था। तुम्हें लगता है इस घटिया इंसान के साथ सामने के लिए मैं धानी का नाम इसका इस्तेमाल करूंगा? इतना ही ये शरीफ ज्यादा है तो यहाँ पर अकेले इस घर में क्या कर रहा है? और इसके शरीर पर कपड़े क्यों नहीं है? ये सब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? इस घटिया इंसान के पीछे तुम इतनी अंधी हो चुकी, तुम्हें अपनी भाभी भी दिखाई नहीं दे रही है? धानी? आराधना जी सीढ़ी की तरफ दौड़ती है। खबरदार जो कोई इस कमरे की तरफ कदम बढ़ाया तो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब किसी ने भी उसके साथ हमदर्दी दिखाई तो सबका ऐसी हालत करूंगा जैसे इंसान के साथ किया है। नीरज आराधना जी को धमकाता है। भाई 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 भाई, आई एम सॉरी। शरद नीरज का हाथ पकड़कर माफी मांगता है। नीरज तेजी से उसके हाथों को झटक देता है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शरद, तुम्हारे भरोसे में उसे यहाँ छोड़ता था, लेकिन तुम इतने गैर जिम्मेदार निकलोगे ये मुझे नहीं पता था। नीरज, मैं तो उसके साथ रुकने वाली थी। भावना जी नीरज के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है। तो फिर रुकी क्यों नहीं? क्यों इतने बड़े घर में एक सिक्योरिटी के गार्ड के साथ उसे छोड़कर चले गए? शांत हो जाओ नीरज, अपना ही तो घर था। गोविंद जी उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग तो गैर थे। आपने कैसे बिना जांच पड़ताल के इसे अंदर आने का परमिशन दे दिया? गोविंद जी अपना सर झुका लेते हैं। और मिस्टर और मिसेस सक्सेना, आप मम्मी जी पापा जी कहती है ना वो, और आप दोनों भी बेटा बेटी कहते हुए मुंह नहीं थकता होगा। यही अपनी बेटी की रखवाली किया था, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों निभा रहे थे। खैर, आपको तो कुछ बोलना ही बेकार है, कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। जो इंसान अपनी बीवी का नहीं हो सका वो भला मेरी बीवी का क्या होगा? अरविंद जी खामोशी से उसकी बात सुनकर रह जाते हैं। अगर आज उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो इस घर में आग लगा देता मैं, और एक एक को जलाकर राख कर देता, किसी को नहीं छोड़ता। बहुत छूट दे दिया उसे भी और आप लोगों को भी। अब एक बार कोई बेटा बहू करके दिखाए तब मैं बताता हूँ। उसकी भी तभी सुधारूंगा और आप सबकी भी। कोई भी उसके आसपास फटक मत जाना। नीरज दो लात देवेश को मारता है और तेजी से पलटते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। दरवाजा खोलता है तो धानी अभी भी उस हालत में बेसुध सी लेटी हुई थी। भाई भाई, देवेश ऐसा नहीं कर सकता है, जरूर भाई को गलतफहमी होएगी। रिया, बंद करो अपनी बकवास।
नहीं तो मैं एक और थप्पड़ मारूंगा। शरद को खुद पर गुस्सा और झंझलाहट हो रही थी। ना ही वो धानी को अकेला छोड़कर जाता और ना ही आज इतना बड़ा हादसा होता। ऊपर से रिया की बातें। तुम्हारे अंदर जरा सा भी दिमाग नहीं बचा हुआ है क्या? इसके पेरेंट्स सबके सामने पैसों की मांग कर रहे थे और तुम खामोश रह रही थी। बड़े पापा खामोशी से मान गए और अब इसकी ये हालत। ये तो अपने दोस्त को बचाने निकला था ना, तो फिर यहाँ कैसे पहुंचा? तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है क्या रिया? शरद भी रिया को बुरी तरह से डांट देता है। रिया को समझ तो सब कुछ आ रहा था, लेकिन वो सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रही थी। भाई भाई, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। क्यों क्यों किया इसने ऐसा? ये तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है रिया, और अब मुझे तुम्हारे मुंह से इसका नाम भी सुनाई देना नहीं चाहिए, समझी? जाओ कमरे में। शरद के डांटते ही वो देवेश को एक नज़र देखती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दिल उसका भी बुरी तरह से टूटा था, विश्वास चकनाचूर हो गया था, लेकिन आज नहीं तो कल यही होना था। शरद अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है। ये क्या हो गया मुझसे? अब भाई मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? मैं क्यों सबके साथ चला गया? शांत हो जाए शरद। भाभी ठीक है ना? वही बड़ी बात है। ईशानी शरद के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है। पता नहीं, हम भाई और उन्हें किसी और से मिलने नहीं देंगे। मैं कैसे समझाऊंगा उन्हें? और क्या समझाऊंगा उन्हें? कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई? मुझे भाभी की बात माननी ही नहीं चाहिए थी। शरद इन सब का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। नहीं शरद, इसमें तुम्हारी नहीं गलती है। मैं ही उस इंसान को परख नहीं पाया जो अपने घर में कदम रखने की इजाज़त दे दिया, और ये हमारे ही घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर गया। सारी गलती मेरी है। वैसे उसकी नज़रों में गुनहगार था, अब अपनी बहू की नज़रों में भी गुनहगार बन गया हूँ। अरविंद जी दुखी होते हुए बोलते हैं। भैया शांत हो जाइए ना, जो हुआ अनजाने में हुआ। हम सबको क्या पता था एक सीधा साधा सा दिखने वाला लड़का इतना खतरनाक मंसूबा रख सकता है। जीजा जी, इन सब में एक बात अच्छी हुई, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। मैं तो बहुत। बोलते हुए भावना जी सबकी तरफ देखती है तो सब उन्हें अजीब नज़रों से घूर रहे थे। मेरा मतलब है कि मैं बहुत दुखी हूँ धानी के लिए। धानी के साथ इतना गलत जो किया है, मेरी हमदर्दी उसके साथ है। भावना जी की बात सुनकर सब अफसोस से सर हिला देते हैं। इसका क्या करना है भैया? इसके बाप के और पुलिस को दोनों को फ़ोन करो। जी भैया। क्योंकि इसे तो मैं अब सलाखों के पीछे से निकलने नहीं दूंगा। मेरी दो दो बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करने की इसने कोशिश की है। चैन से तो मैं सांस लेने नहीं दूंगा। नीरज तो हर हाल में इसे नहीं छोड़ेगा। भैया भैया, आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या करूं मैं ऐसी तबीयत को लेकर जो अपने परिवार का रक्षा नहीं कर पाया? सच ही तो कह रहा है, बस नाम का बेटी बेटी कहता रहा। जब उसे ज़रूरत थी तो कोई सामने नहीं था। मेरी फूल सी बच्ची को इस दरिंदे किस हालत से गुजरी होगी, क्या किया होगा उसके साथ? अरविंद जी को अब खुद पर गुस्सा और रोना, अफसोस सब कुछ हो रहा था। मुझे धानी के पास जाना है, आराधना जी रोते हुए बोलती है। आराधना, ये मुमकिन नहीं है। नहीं, मुझे उसके पास जाना होगा। उसे किसी चीज़ की नहीं समझ, वो टूट चुकी होगी। बहुत ही मासूम है वो। उम्र भले ही उसकी 24 साल की हो गई हो, लेकिन दिमाग से 14 साल की बच्ची है। अरविंद जी, मुझे उसके पास जाने दीजिए। बरीमा बरीमा शांत हो जाइए, भाई है ना, सब कुछ संभालेंगे। आप जाएंगी तो बात और बिगड़ जाएगा। सर आराधना जी को रोकता है। आराधना जी धानी के पास जाने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन कोई उन्हें जाने नहीं दे रहा था। नहीं तो जितने गुस्से में अभी नीरज था, आराधना जी की बेइज्जती करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता। और आराधना जी का चेहरा उसके गुस्से में हमेशा घी डालने का ही काम करता था, इसलिए उनको कोई नीरज के कमरे की तरफ नहीं जाने दे रहा था। नीरज दरवाज़ा खोलते हुए सामने देखता है तो धानी अभी भी बेसुध सी पड़ी हुई थी।
हाथ बंधा हुआ उसके पीछे मुड़ा हुआ था। मुंह में रुमाल अभी भी बंद रखा था। कपड़े वैसे ही अस्त व्यस्त हो रखे थे। उसके हालत देखकर नीरज के कदम ठिठक जाते हैं। गले से थूक नीचे करते हुए गहरी सांस लेता है और पलटते हुए दरवाजा बंद कर देता है। ऐसे क्यों लेटी हुई हो? चलो उठो और अपना हुलिया सुधारो। मुझे नहीं पसंद तुम्हारा ऐसा चेहरा। धानी कुछ नहीं बोलती है। उसे एक गहरा सदमा लगा था। पहली बार उसके उसके तन से इस तरह से साड़ी उतरी थी। सागर के घर में वो जीजा भी बस हाथ पकड़ने की कोशिश की थी, तभी धानी अपना हाथ छुड़ाते हुए अपनी सास के पास भाग गई थी। और सुशीला जी भी अपनी बदनामी और घर की इज्जत बचाने के लिए अगले ही दिन उस इंसान को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। गांव से लेकर शहर तक उसके साथ ऐसा कृत्य नहीं हुआ था जैसा आज हुआ था। पांडे निवास में कभी भी उसे गंदी नज़रों से सामना नहीं करना पड़ा था। ईशान और कैलाश जी उसे एक सम्मानजनक जिंदगी दिया था, जहां पर कोई उसकी तरफ नजर उठाकर देखने से पहले भी 2 बार सोचता था। क्या हुआ? पंखों कैसे घूर क्यों रही हो? लटकना है पंखे से। उठो। नीरज बेड पर बैठते हुए बोलता है और उसके हाथों को खोल देता है। हाथों पर गहरा निशान हो गया था, जिसे देखकर नीरज मुट्ठी कसकर बांध लेता है और अपने गुस्से को शांत करते हुए खुद को सामान्य करता है। उसका चेहरा अपने हथेली पर लेते हुए पीछे से रुमाल को भी खोल देता है। जाओ मुंह धोकर कपड़े पहनो। धानी अभी भी बेजान शरीर लेकर खामोशी से लेटी हुई थी। बिना पलक झपकाए छत को घूरे जा रही थी। अरे ऐसे छत को क्या देख रही हो? कुछ कह रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं पहनाऊँ तुम्हें कपड़े? लेकिन मुझे 6 मीटर की साड़ी लपेटनी नहीं आती है, इसलिए जाओ खुद चेंज करके आओ। बोलते हुए नीरज बिस्तर पर हाथ रखता है तो छोटा सा कांच का टुकड़ा उसके हाथों में चुभ जाता है। वो गौर से बिस्तर को देखता है तो पूरे बिस्तर पर कांच का टुकड़ा बिखरा हुआ था। धानी, धानी उठो। धानी। नीरज झट से धानी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसने जैसा सोचा था पूरा बिस्तर खून से रंगा हुआ था। धानी के पीठ में जहां तहां कांच के टुकड़े धंसे हुए थे। पागल हो जो शीशे के टुकड़े पर आराम से सो रही हो? दर्द नहीं हो रहा है तुम्हें? दिखाओ। नीरज उसे सोफे पर बिठाकर पीछे से कांच निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है। धानी गुस्से से उसका हाथ झटक देती है। क्या करने आप यहाँ पर? क्या मतलब तुम्हारा? यहाँ पर नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? जहाँ गए तो वहां जाइए ना। छोड़ दिया था ना मैं हमारे यार पर क्यों किया है आप हमारे पास? अच्छा शांत हो जाओ। हम शांत हो जाए? हमने आपके पैरों पर गिर कर माफी मांगी थी ना। आपने माफ नहीं किया, मैं आज क्यों आई हमारे पास? जाइए यहाँ से। धानी उसका हाथ पकड़कर खींचकर उठाने लग जाती है। पागल हो गई हो? नीरज एक झटके से उसे अपने गोद में खींच लेता है। ये मेरा घर है, मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ पर जाऊंगा? और कौन आएगा यहाँ पर? हाँ, अच्छा किया जो आपने याद दिला दी। आपका घर है, आपका घर है ना। आप रहेंगे ना, फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बहुत दिक्कत है ना आपको हमसे, हम प्यार नहीं करते ना आपसे, इसलिए आपको हमसे कोई मतलब नहीं रखना है ना। और ये आपका घर है तो आप रहेंगे इस घर में। हम क्या करेंगे इस घर में? हम क्यों रह रहे हैं यहाँ पर? हमें नहीं, हमें यहाँ पर रहना ही नहीं है जहाँ पर ऐसे दरिंदे लोग आते हो। धानी बरबराते हुए उसके पकड़ से छूटने की छटपटाने लग जाती है। चुप, बिल्कुल चुप। होगी तुम्हारी नौटंकी? इधर दिखाओ, शीशा निकाल देता हूँ। नहीं, हमें कुछ नहीं निकलवाना, हमें जाना है यहाँ से। हम एक पल और नहीं रह सकते हैं। ठीक है फिर जाकर दिखाओ। टांग नहीं तोड़ दी तो मेरा नाम नीरज सक्सेना नहीं। नीरज अपने चित्त परिचित अंदाज में बोलता है। धानी हैरानी से उसकी तरफ देखती है। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना? हम मरे या जिए आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बस आपको अपना स्वाभिमान और गुस्सा याद रहता है। हमारी हालत देखकर भी आपको दया नहीं आया ना?
आते ही हमें डांटने लग गया, मैं रहना ही नहीं आपके साथ, हम जाएंगे यहाँ से। और कहाँ जाओगे? दुनिया बहुत बड़ी है, हम कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन आपके पास नहीं रहेंगे। अच्छा, फिर यहाँ बैठकर तुम्हारा हाथ पकड़कर रोता तो अच्छा हस्बैंड बन जाता। और किस हालत से मुझे फर्क पड़ने की बात कह रही हो? क्या हालत है तुम्हारे? ये 2-4 कांच के टुकड़े चुभे इसलिए तुम्हारी हालत पर मुझे रोना करूं? हाँ, कितनी बार समझाऊं? नीरज सक्सेना को रोना नहीं आता है, और तुम्हारी कोई हालत नहीं हुई है, जैसी पहले थी वैसी अब हो। तो मेरे सामने ये हालत हालत का रोना मत रो, क्योंकि फालतू का नौटंकी मुझे पसंद नहीं है। जाकर अपने कपड़े बदलो, मुझे चैन की नींद सोनी है, बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ। और हाँ, आज के बाद तुम्हारे मुंह से इस हादसे की जिक्र नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस तरह से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नीरज सक्सेना की पत्नी हो कि नहीं, इन छोटी छोटी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके लिए वो छोटी सी बात थी? आपको लगता है यहाँ से नौटंकी है? आपको पता है उन इस इंसान ने हमें कहाँ कहाँ। बस कुछ नहीं सुनना है मुझे। बस तुम्हें ये सोचना है तुम 1 घंटे तक सो रही थी और अभी जगी हो। जो हुआ एक सपना था। नीरज उसके पीठ में धंसे हुए कांच के टुकड़े को निकाल लेता है। धानी के मुंह से चीख निकल जाती है। कैसे मान ले हम सपना है? अभी भी उस इंसान की छुआना में हमारे शरीर पर महसूस हो रही है। यहाँ 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 हर जगह हमें गलत तरीके से छुआ है, और यहाँ तो उसने अपने होठ। नीरज झुकते हुए उसके कमर पर अपने होठ रख देता है। यहाँ टच किया था कि यहाँ पर? नीरज अपने होठों को उसके कमर पर घुमाते हुए बोलता है। धानी कसकर उसके कंधे को पकड़ लेती है। पूरा शरीर कांप रहा था। और बताओ, कहाँ पर टच किया था? यहाँ? नीरज झटके से उसे अपने गोद में बिठाते हुए गले में चेहरा छुपा लेता है। बताओ, और कहाँ पर उसने टच किया था? यहाँ? तुम्हारे होठों को भी? नहीं। धानी जल्दी से नामे सर हिला देती है। नहीं नहीं, बस बाजू को पकड़ा था, यहाँ नहीं कुछ किया था। अच्छा है, यहाँ कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर मैं करूँगा। तुम पर सिर्फ मेरा राइट है। नीरज इसके बालों में हाथ जमाते हुए होठों पर कब्जा जमा लेता है। आज धानी छटपटा नहीं रही थी, बस उसके प्यार की नदी में बहती जा रही थी। ये प्यार भरा स्पर्श उसे भी सुकून दे रहा था। उसकी उखड़ती हुई सांसों को देखकर नीरज उसे खुद से अलग करता है। जाओ नहा लो, नहीं तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। धानी उसके गोद पर से उतरते हुए बाथरूम में भाग जाती है। नीरज अपनी आंखें बंद करके सर सोफे पर टिका लेता है। अपनी कोशिशों से तो धानी को तो नॉर्मल कर दिया था, लेकिन उसके अंदर की आग कम नहीं हुई थी। यह हादसा उसके आग को और भड़का दिया था, जिसमें सबको जलाने का मन उसने बना लिया था। नीरज कमरा गेट रूम खोलते हुए चिल्लाकर बिंदिया को बुलाता है। बिंदिया, बिंदिया। जी 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 भैया, मुझे 10 मिनट में रूम क्लीन चाहिए। जी जी भैया। बिंदिया जल्दी से कमरे में आकर कमरे की चादर चेंज करने लग जाती है। भाई भाभी, एक बार भाभी से मिलने दीजिए ना। शरद उसके कमरे के गेट पर आ जाता है। क्या करेगा मिलकर? कहा ना, उसे सहानुभूति नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। और एक बात आप लोग भी कान खोल कर सुन लीजिए, उसके सामने आज के बाद इस हादसे का कोई जिक्र नहीं करेगा। अभी कुछ नहीं हुआ था यहाँ पर, समझ गए आप लोग? कुछ नहीं तो कोई कुछ नहीं। कोई भी उसके सामने आंसू बहाते हुए नहीं आएगा, नहीं तो इन बातों के जिक्र से उसकी आंखों में अगर आंसू आए तो ये सब आप सबके लिए ठीक नहीं होगा।
नीरज बाहर रेलिंग पर खड़ा होकर चिल्लाकर बोलता है और फिर कमरे में चला जाता है। बिंदिया सर सफाई करके बाहर निकल जाती है। नीरज कमरा बंद कर लेता है। कुछ देर बाद पुलिस की सायरन सुनाई देने लग जाती है। तो आज का भाग यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नए भाग के साथ। अगर शाम को नया भाग सुनना है तो 600 सब्सक्राइबर जल्दी से कर दीजिए। बाकी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।